हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। हम लोग शुरू कर रहे हैं रिवीजन आज से सीए इंटर और सीए फाइनल पे जीएसटी, और फाइनल में जीएसटी प्लस कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पेपर नंबर 8। सीए इंटर का पेपर नंबर 4B। 40 नंबर के लिए सीए इंटर और 100 मार्क्स के लिए सीए फाइनल का हम आज से शुरू कर रहे हैं। और शुरू कहाँ से कर रहे हैं, रिवीजन कहाँ से करेंगे हम लोग, तो आईसीआई की मटेरियल से करेंगे। इस क्लास की स्पेसिफिक चीज़ें जो होने वाली है वो है कॉन्सेप्ट और लीगल प्रोविजंस, तो हम करेंगे ही करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। आप स्किप कर सकते हो, कई बार अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं करने, सिर्फ थ्योरी थ्योरी करने हो, तो आप थ्योरी भी कर सकते हो। और स्पेशल इम्फेसिस हमारा होने वाला है वो है अमेंडमेंट के ऊपर। पहला लेक्चर जो अभी ये आप देख रहे हो, ये सी एंटर और सी ए फाइनल दोनों के लिए कॉमन है। सी एंटर में 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक है एकदम बेसिक वाले, वो मैं सबसे लास्ट में करा दूंगा। बाकी सी एंटर और सी ए फाइनल का सेम है। मैं सी ए फाइनल की मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ। आप सी एंटर से अगर करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 से आपका टॉपिक सेम हो जाएगा। 3 पॉइंट्स ऊपर वाले जो हैं वो सी ए एंटर में एक्स्ट्रा हैं, बाकी दोनों के लिए सेम है। तो मैं अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी हम वही करेंगे। अब मैं टाइम ज़्यादा न लेते हुए सीधा शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ये एग्जाम के लिए आपके पास बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होने वाला। आपको अगर है तो एक चीज़ बस याद रखनी है, यहाँ पे माइलस्टोन्स दे रखे हैं कब कब कौन सी चीज़ें आई थी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया था ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को आया था, बट आपको वो चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई काफ़ी है, ये 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आया था। ये बाकी माइलस्टोन था। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो ये वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जितना वैल्यू एडिशन होता है हर स्टेज के ऊपर, वो उतना जीएसटी लगता चला जाता है। यानी अगर आप पूरे वैल्यू पे लगाते हो जीएसटी लेकिन पीछे वाले की क्रेडिट ले लेते हो, तो नेट और नेट अगर देखा जाए तो सिर्फ आप एक्सेस वैल्यू के ऊपर ही आप जीएसटी पे कर रहे होते हो। कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है। हर चेन पे शुरुआत जहाँ से होती है, एंड कंज्यूमर तक पहुँचने से पहले जितने भी सप्लाई में चेन आते हैं, जितने भी लोग डील कर रहे होते हैं, हर कोई अपना टैक्स चार्ज कर रहा होता है, और पीछे जो टैक्स पे करके आए होते हैं उसका क्रेडिट लेते चले जाते हैं। फाइनल कंज्यूमर को कुछ भी नहीं मिलता क्रेडिट, क्योंकि वो आगे सप्लाई ही नहीं करता। तो उसके ऊपर पूरा जीएसटी का लोड आ जाता है। बाकी सप्लाई चेन में जितने लोग इन्वॉल्व थे, कोई भी जीएसटी का इम्पैक्ट किसी के ऊपर नहीं आता। सब लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट को जमा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सामने वाले से चार्ज कर रहे होते हैं हर बार, और पीछे की क्रेडिट लेते चले जाते हैं। तो किसी को फाइनली बोर्न करता है सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंज्यूमर। और यहाँ पे कैस्केडिंग नहीं है। कैस्केडिंग ना होने का भी वही रीजन है कि हर कोई क्रेडिट ले ले रहा है। अगर क्रेडिट ना मिले तो वो टैक्स का कंपोनेंट जो आपने खरीदते वक्त टैक्सेस पे करे थे, वो आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। टैक्स अगर कॉस्ट का पार्ट बन गया, तो अगर आप जब आगे बेचोगे तो उसको आपकी प्राइस में इनबिल्ट हो जाएगा, वो पीछे जो आपने टैक्सेस पे करे हैं, और उसके ऊपर फिर आप टैक्स चार्ज करोगे टोटल अमाउंट के ऊपर, जो कि इंक्लूडिंग पीछे पे करा हुआ टैक्स है। तो फिर वो कैस्केडिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी को क्रेडिट मिल जाता है, तो यहाँ पे टैक्स की कैस्केडिंग का इफेक्ट नहीं आता, यानी टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। ये एग्जाम्पल आप देख लेना अगर चाहो तो, छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ भी खास नहीं इसके अंदर। अच्छा, नीड फॉर जीएसटी जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेफिशिएंसी क्या थी पुराने टैक्सेस के अंदर। पुराने टैक्सेस हमारे पास प्राइमरली, बहुत सारे टैक्सेस थे, पर प्राइमरली आपके पास सेंट्रल एक्साइज हुआ करता था। सेंट्रल एक्साइज नाम से ही पता चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स बनाती थी, कानून बनाती थी, और टैक्स का कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट किया करती थी। ये होता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ये एक टैक्स लगा करता था। जब आप मैन्युफैक्चर करते हो उस समय टैक्स लग जाया करता था। फिर अब जब वो गुड्स को आप बेचते हो तो वैट लगा करता था, और ये कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। वैट लगा करता था। अगर इंटर स्टेट बेच रहे थे तो आज के टाइम पे क्या लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी, इंट्रा स्टेट के केस में, इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी, पर पहले लगा करता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये सेंट्रल सेल्स टैक्स जहां से ओरिजिनेट होता था वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी। जीएसटी के अंदर क्या है कि जहां पे डेस्टिनेशन होता है वहां पे टैक्स कलेक्ट, उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। लेकिन सीएसटी के अंदर था कि जिस स्टेट से गुड्स मूव हुआ, यानी दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश गुड्स जा रहा है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती थी, उनके पास टैक्स का रेवेन्यू जाता था। और ये स्टेट स्पेसिफिक थी, यानी स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी। हर एक स्टेट गवर्नमेंट वैट और सीएसटी लगा के चलती थी। हालांकि जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, इसका कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया करती थी। ऑब्वियस सी बात है, दो स्टेट आपस में लड़ जाएंगे तो वहां पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आती। उसके बाद प्राइमरली एक तीसरा टैक्स और लगा करता था, वो है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर लगता था।
अभी जब भी आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो सर्विस टैक्स आपको देना पड़ता था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैट और सीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और ये लगा करता था सेल के ऊपर, सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चर के ऊपर, सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर। अब क्या होता था, एक टैक्स के ऊपर कई बार एम्बिग्यूटी आ जाती है। जैसे आप सीडी सेल कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि वो सीडी एक्चुअल में उसके अंदर सॉफ्टवेयर कंटेंट है, मान लो तो आप सॉफ्टवेयर सर्विस बेच रहे हो या फिर गुड सप्लाई कर रहे हो, उसकी वैल्यू किस चीज़ से डराइव होती है। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट कर लिया करती थी। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी भैया ये तो सेल ऑफ गुड्स हो रहा है, मैं तो वैट चार्ज करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि मैं तो, ये तो सर्विस का सप्लाई हो रहा है, आप सर्विस दे रहे हो किसी को, सॉफ्टवेयर अगर बेच रहे हो तो दैट इज अ सर्विस, तो वो सर्विस टैक्स उसके ऊपर कलेक्ट कर लेते। दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी, तो यानी दो दो टैक्सेज लग जा रहे थे वहाँ पे। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर होती है। तो रेस्टोरेंट को आप गुड फूड गुड्स मानोगे या सर्विसेज मानोगे। आज के टाइम पे हम देखते हैं रेस्टोरेंट शेड्यूल 2 ने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि ये सर्विस है, पर पहले एम्बिग्यूटी थी, तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया करती थी। तो वहाँ पे होता था डबल टैक्सेशन, जो कि जीएसटी में आने के बाद आप या तो गुड्स मान सकते हो किसी ट्रांजेक्शन को, अगर गलत भी मानोगे तो गुड्स को सर्विस मान लोगे, सर्विस को गुड्स मान लोगे, इससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास, और शेड्यूल 2 वहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत सारी आइटम्स को लिस्ट भी कर देता है कि इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो डबल टैक्सेशन तो खत्म हो गया। उसके बाद कैस्केडिंग का इफेक्ट आता था। कैस्केडिंग कहाँ पे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कोई गुड्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपने पे करा, जब मैन्युफैक्चर हुआ, फिर जब बिकता है तो वैट लगता है। तो जब आप वैट पे करते वक्त सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट ले सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते थे। सेंट्रल एक्साइज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते थे, वैट आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करोगे। स्टेट गवर्नमेंट को जब आप टैक्स पे करने लोगे, बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने ऑलरेडी टैक्स पे किया, उसका क्रेडिट दे दो, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी क्रेडिट? भैया तुमने टैक्स उसको पे किया है, मैं क्रेडिट नहीं देता उसको, उसके क्रेडिट नहीं मिलती थी। सिमिलरली सीएसटी अगर इंटर स्टेट सेल की बात करें, अगर आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश सामान लेके आ रहे थे तो आपने दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, इंटर स्टेट के केस में सीएसटी पे करा आपने। अब आप जब उत्तर प्रदेश ले गए, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में मान लो बेच दिया, तो आपने वैट टू वैट, वहाँ पे वैट आपने चार्ज करा होगा। वैट चार्ज करा तो क्या सीएसटी की क्रेडिट आपको मिलेगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आपको सीएसटी की क्रेडिट नहीं देगी, बोलेगी सीएसटी तुमने दिल्ली गवर्नमेंट को पे करा था, हम किस बात के क्रेडिट थे, तो क्रेडिट आपको वहाँ पे नहीं मिलती थी। इस तरीके से आपको बहुत सारे वो क्रेडिट ना मिलने की वजह से कैस्केडिंग आया करता था। और एक चीज़ तो थी कि मल्टीपल टैक्सेस थे, ये तो मैंने आपको 3 टैक्सेस के नाम बताया। इसके अलावा स्टेट एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, जो आज भी कुछ कुछ चीज़ों पे जिंदा है। जैसे लीकर के ऊपर है या टोबैको वगैरह के ऊपर है। टोबैको के ऊपर नहीं है, टोबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। जो चर्च गांजे होते हैं ना, इंडियन हैम्प, ओपीएम वगैरह, उन सब चीज़ों के ऊपर आज भी है। मल्टीपल टैक्सेस के अंदर लग्जरी टैक्स होते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, और भी कई सारे ऑक्ट्रॉय वगैरह हैं, तो सारे टैक्सेस लगते थे, हम नीचे भी पढ़ेंगे। तो आपके पास जब मल्टीपल टैक्सेस थे तो मल्टीपल कंप्लायंसेज भी होते थे, तो वो एक बर्डन था आपके लिए। ये वही बात लिखी रही कि सर्विस को उन्होंने वैट का पार्ट नहीं बना रखा था, तो वैट के अंदर आपको वैट पे करते वक्त सर्विस टैक्स की आपको वो नहीं मिलेगी, क्रेडिट नहीं मिलती थी। सीएसटी वाज नॉन वेटेबल, सिमिलर चीज़ें लिख दी हैं उन्होंने। वैट की क्रेडिट सेंट्रल एक्साइज को नहीं मिलती थी, और सिमिलर वाइस वर्सा। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी की बात अगर करें तो जीएसटी दुनिया भर में कई सारे मॉडल्स फॉलो किए जा रहे हैं, पर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने टैक्सिंग राइट हुआ करते थे जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले, ताकि सभी स्टेट को वापस जीएसटी के अंदर लाया जा सके। हमने इंडिया ने फॉलो किया डुअल जीएसटी मॉडल। इसका मतलब ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ साइमल्टेनियसली टैक्स लगा सके। तो यहाँ पे चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, दोनों के पास अपने अपने टैक्सिंग राइट्स थे। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब दोनों के पास अपने अपने टैक्सिंग राइट्स थे। तो अब एक जीएसटी आ जाएगा तो उनके पर्सनल राइट्स खत्म ना हो, उनका टैक्स कलेक्शन करने का अथॉरिटी खत्म ना हो जाए, इसलिए हम इस मॉडल पे आए जहाँ पे दोनों एक साथ टैक्स लगा के चल सकते हैं। तो ये है डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है? तो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी कब लगाया जाता है? जब आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा हो, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड place of supply. Location of supplier and place of supply is in 2 different states or 2 different union territories or 1 state or 1 union territory. The transaction is interstate और वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी लॉ बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। टैक्स कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, हालांकि कलेक्ट करने के बाद बांट देती है, आगे हम आर्टिकल्स में भी पढ़ेंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग विद इन अ स्टेट। एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, या फिर अगर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो फिर सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लग जाएगा। यूटी जीएसटी का लॉ कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट यूटी का एक अलग
अकाउंट होता है उसके अंदर कलेक्ट करती है, ऐसा नहीं मर्ज नहीं करती है सबको। तो ये था इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की बातें। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कौन कानून बनाता है ये बातें थी, यूटी जीएसटी। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास आता है, 3 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे हम आज भी उसको स्टेट कंसिडर करते हैं जीएसटी के पर्पज से, क्योंकि वहाँ पे खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। दो स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज व्हिच आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो गया जहाँ पे विधानसभा खुद का हो, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके विधायक होते होंगे, उस स्टेट की बात करी जाती है। तो ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है तब से चुनाव नहीं हुए हैं, पर आपको ऐसा एग्जाम के लिए मान के चलना है 3 स्टेट्स हैं आपके पास, 3 यूनियन टेरिटरी जिनको हम स्टेट कंसिडर करते हैं जीएसटी के पर्पज से। इसके अलावा 5 यूनियन टेरिटरी जैसे बच जाएंगे जो कि प्योरली यूनियन टेरिटरीज है, गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का मतलब हो गया हर गुड्स के पीछे हम एक HSN, एक कोड डालते हैं हर एक गुड्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन वाइज। किसी का नाम नहीं होता, इसका नाम कुछ भी हो, जब हम HSN की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे नाम नहीं लिखा होता, बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जो कि डिफाइन कर देगा ये गुड्स इस डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉलो हो रहा है। उसके फिर पीछे एक HSN कोड होता है, नोमेनक्लेचर के पर्पज से दुनिया भर में फॉलो होती है, उसी नाम से, उसी HSN कोड से दुनिया भर में जानी जाती है वो प्रोडक्ट। इसी तरीके से ये तो हो गई गुड्स की बात। अच्छा, गुड्स की बात होगी तो कस्टम एक्ट के थ्रू, यहाँ पे कस्टम टैरिफ एक्ट आ जाता है 1975, जो कि बताता है हमें, उसके अंदर उन्होंने लिस्ट दे रखी है इस HSN कोड की। वहाँ पे चैप्टर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिस्ट ऑफ गुड्स हैं जहाँ पे हर गुड्स का अपना HSN दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के पीछे एक HSN कोड दे रखा होता है, चैप्टर वाइज चलता है वो। उसी तरीके से ये तो हो गई गुड्स की रेस्पेक्ट में। हमारे पास सर्विसेज के रेस्पेक्ट में भी बनते हैं, उसको कहते हैं सर्विस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। इसको हम लोग वैसे कहते हैं SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये आपको मिल जाती है, गुड्स वाली तो कस्टम टैरिफ एक्ट में मिलती है, फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट। ये आपको मिल जाती है नोटिफिकेशन नंबर 11/2017, सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन है, 28 जून 2017 में नोटिफिकेशन आई थी। सर्विसेज को लेकर के वो नोटिफिकेशन थी, जहाँ पे बताता है सर्विसेज की रेट क्या होगी, किस सर्विस पे क्या टैक्स का रेट बनेगा, जीएसटी का रेट क्या होगा। उसके साथ एक अनेक्जर ऐड हुआ था जहाँ पे उन्होंने स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड दे रखा था, यानी हर सर्विसेज का भी कोड होता है अपना, वो वहाँ दे रखा है। नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन, बस आपको बस ध्यान रखना है। SAC कोड बोलते हैं या फिर सर्विस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आप कह सकते हो, सर्विसेज के लिए होता है। इसके अंदर वेरियस सर्विसेज कोड होते हैं, टैरिफ होते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, तो जिस तरीके से आपके पास इनकम टैक्स में 44 ADA, ADA वो सब चीज़ें हैं, सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो सारी चीज़ें टैक्स कंप्लायंस से जितने बड़े नहीं कर सकते खुद, तो गवर्नमेंट कहती है एक सर्टेन परसेंटेज आप टैक्स पे कर दो, भूल जाओ बाकी चीज़ें। तो ये हम तो स्पेसिफिक चैप्टर जब आएगा तब करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या है, टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले तो मैंडेटरी चीज़ है कि आप रजिस्ट्रेशन जब तक लोगे नहीं तब तक आप टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकते और टैक्स पे भी नहीं कर सकते। इसलिए रजिस्ट्रेशन की महत्व वहाँ से बनती है। जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन कौन हो सकता है, तो हर वो बंदा जो रजिस्टर्ड हो और जिसको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी हो पर उसने ले नहीं रखा गलती से, तो वो टैक्सेबल पर्सन होता है। खैर वो अलग चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर देखेंगे, पर वैसे देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या दे रखा है, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट आती है। 10 लाख की लिमिट किसके लिए आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट है हमारे पास, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पे 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट आती है। उसके बाद 20 लाख की आ जाती है, देखो 4 यहाँ आ गए, 3 और स्टेट बच रहे हैं आपके उसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन असम जो है, असम पहाड़, असम बड़ा स्टेट बन चुका है, वो कहती है कि हम ये 10-20 लाख वाली एग्जाम्पशन लिमिट में नहीं, वो 40 लाख वाली फॉलो करती है। तो 20 लाख वाले में 2 स्टेट और बच जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसके अलावा बाहर से कुछ स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तराखंड और सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जरूर है, बट वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। 7 सिस्टर्स में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम। बट असम 40 लाख वाले लिमिट को ऑप्ट करता है। यहाँ पे आया था सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना बाहर से आता है। इसके अलावा जितने स्टेट्स हो गए वहाँ पे 40 लाख की थ्रेशोल्ड लगेगी, लेकिन 40 लाख की थ्रेशोल्ड के लिए कुछ कंडीशन दे रखे हैं वहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स में आप डील कर रहे हो। एक सर्विस हो सकता है, कौन सा, तो अगर आप कहीं पे बैंक वगैरह में पैसे डालते हो, अपना जो सेविंग वगैरह हो जाता है वहाँ पे जमा कर देते हो, तो वहाँ से जो कुछ ब्याज मिल जाता है, इवन तो कि वो सर्विस है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस थ्रेशोल्ड उसको हम सर्विस नहीं मानते।
और पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और नए आइटम्स कुछ हैं, वो क्या है भाई, फ्लाई एश एग्रीगेट्स या फ्लाई एश ब्रिक्स या कोई और भी ब्रिक्स हैं, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स है। अगर आप उन सब की मैन्युफैक्चरिंग में वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपको वो 40 लाख की थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी, आपको फिर 20 लाख पे आना पड़ेगा। जिसको 40 नहीं मिलेगी वो 20 पे आके अटकेगा। फिर एग्जाम्पशन है कि हम हर छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा सकते, कुछ चीज़ें सोशल वेलफेयर की होती है या फिर आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें होती है, तो ऐसे गुड्स या सर्विसेज को हम एग्जाम्पशन देते हैं। एग्जाम्पशन चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, तो फ्लो ऑफ क्रेडिट आईटीसी चैप्टर ऑलरेडी इसके लिए दे रखा है, पर यहाँ पे दे रखा है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगा। सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट के अंदर बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रेडिट का फ्लो, दूसरा है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर जो हमारे बैक एंड पे होता है हमें पता नहीं चलता है, हमारे लिए मेन चीज़ है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की बात है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट आपको सबसे पहले दो चीज़ें हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीन चीज़ें आ गई। तीनों के लिए सबसे पहले आप आईजीएसटी की क्रेडिट को यूज करके ख़त्म करना है। आपकी सीजीएसटी की, एसजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी की क्रेडिट को सबसे पहले खत्म करना है। आईजीएसटी की क्रेडिट को, एक तो ये चीज कहता है कि प्रोविजन कि आपको सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करना है, दूसरा प्रोविजन ये भी कहता है कि आपको सबसे पहले अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए अपना क्रेडिट यूज करना है। यानी अपने क्रेडिट को सबसे पहले अपनी लायबिलिटी के लिए यूज करो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास एक्सेस क्रेडिट हो तो किसी को दे सकते हो। ऐसा नहीं कि अपना पेट भरा नहीं दूसरे को खाना बांट रहे, ये नहीं चलेगा, पहले अपना फिर दूसरे को देना है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसको, मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन वहाँ कर लेंगे हालांकि। और सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं तो मैं एग्जाम्पल से शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आए आपको। आउटपुट लायबिलिटी हमारे पास है यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंदर 50,000 और 70,000, आईटीसी है 48,000, 48,000, 85,000। देखो अगर आपको समझना है आप पॉज करके दोबारा से सुन लेना, दोबारा से समझना, एग्जाम्पल खुद से रोक करके वीडियो देख लेना, मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँ। यहाँ पे आपके पास आउटपुट लायबिलिटी आ गई 50-50 और 70। आईटीसी में हमारे पास सबसे पहले यूज करके खत्म करना है किस चीज़ की, आईटीसी को, तो आईजीएसटी। आईजीएसटी में मेरे पास कितना है 85,000, तो मैंने 85,000 में से सबसे पहले अपने हेड के लिए यूज करना है, सबसे पहले अपनी लायबिलिटी को खत्म करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी 70,000 की लायबिलिटी, तो हम किसी और को नहीं देंगे, सबसे पहले मैंने अपना 70 यहाँ पे यूज करना है। अब मेरी लायबिलिटी हो गई 0 खत्म। अब मैं 15,000 मेरे पास एक्सेस क्रेडिट बच गया, अब मैं ये किसी और को दे सकता हूँ। तो आप 15,000 देने के लिए अब आप एसजीएसटी और आईजीएसटी को किसी भी रेशियो, किसी भी प्रोपोर्शन में, आईजीएसटी के क्रेडिट अगर आपके पास बच जाए आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के बाद, तो आप किसी भी को, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी रेशियो, किसी भी प्रोपोर्शन में दे सकते हो क्रेडिट। हालांकि मैंने यहाँ पे इक्वल ले लिया है, दोनों के लिए साढ़े सात कर लिया है। आप इसको किसी और रेशियो में, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके से बांटना है कि आपका मिनिमम वर्किंग कैपिटल आए, वर्किंग कैपिटल कम से कम हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा मत कर देना कि 15,000 पूरा यहाँ पे क्रेडिट ले लो और यहाँ पे टैक्स पे कर दो। यहाँ पे आप चूंकि 48,000 ही आपके पास क्रेडिट एसजीएसटी के अंदर, तो एसजीएसटी का आप पूरा का पूरा आईजीएसटी क्रेडिट अगर यूज कर लोगे सीजीएसटी के लिए, तो एसजीएसटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपये कैश पे करने पड़ जाएंगे आपको। तो फ्री में आप वर्किंग कैपिटल डाइल्यूट नहीं करना, वर्किंग कैपिटल को बचा के रखना है जितना बचा सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से बांटना है ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल कम से कम इम्पैक्टेड हो। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि भैया 2,000 मेरे पास दोनों जगह कम है क्रेडिट, 48,000 का क्रेडिट और 50,000 की लायबिलिटी, यानी 2,000 रुपये बच रहा है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ ताकि मुझे आईटीसी दोनों हेड के अंदर कैश में पे ना करना पड़े कहीं पे भी। तो हमने 7.5 यूज कर लिया और 42.5 अपने हेड से यूज कर लिया, सीजीएसटी हेड से सीजीएसटी के लिए कर लिया, एसजीएसटी हेड से एसजीएसटी के लिए यूज कर लिया 42,500, और हमारे को टैक्स की लायबिलिटी कुछ नहीं बची। हमारे पास क्रेडिट जरूर बच जाएगा, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे 48,000 का क्रेडिट था, आपने 42,500 यूज कर लिया, तो आपके पास 5,500 का क्रेडिट बच जाएगा, जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले महीने के टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी खास। अब मेरे पास 1,00,000 रुपए की आईजीएसटी की लायबिलिटी है, लेकिन क्रेडिट मेरे पास 50,000 ही है। अब आईजीएसटी क्या किसी और को अपनी क्रेडिट दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या आईजीएसटी दूसरे की क्रेडिट यूज कर सकता है? कर सकता है, लेकिन अगर उनके पास खुद की लायबिलिटी पे करने के बाद कुछ बच गया हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 1,00,000 की मेरे पास लायबिलिटी है,
मैंने सबसे पहले अपना 85,000, हमें सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट को खत्म करना है, तो मैंने सबसे पहले आईजीएसटी का, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आईजीएसटी लिखता हूँ ताकि ये मैं 85 खत्म कर पाया। अब इसके पास मेरे पास 15,000, तो मैं किसी और का ले सकता हूँ, ले सकते हो, लेकिन पहले सीजीएसटी कर लोगे आप। सीजीएसटी में अगर बच रहा है, लेकिन सीजीएसटी आपको तब देगा जब पहले सीजीएसटी अपनी लायबिलिटी को खत्म कर चुका होगा। सीजीएसटी की लायबिलिटी है कितने, 50,000। 50,000 के लिए सबसे पहले ये 50,000 यूज कर लिया। अब क्या सीजीएसटी के हेड में कुछ बच गया? हाँ बच गया, 60,000 का क्रेडिट था, 10,000 बच गया। अब ये 10,000 यहाँ दे देगा, ठीक है। सिमिलरली एसजीएसटी के पास 50,000 की लायबिलिटी थी और इसके पास भी क्रेडिट 60,000 है। क्या एसजीएसटी के पास भी क्रेडिट है देने के लिए? बच, बिल्कुल 10,000 बच रहा है। ये 10,000 में से 5,000 यहाँ दे दिया। आईजीएसटी किसी का भी क्रेडिट यूज कर सकता है और किसी को क्रेडिट दे सकता है। हमने पिछले एग्जांपल में दिया था, उसने दोनों को क्रेडिट दिया था, यहाँ पे दोनों की क्रेडिट ले रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक सिनेरियो, एक वो आता है, सीक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस क्या है कि देखो दोनों के पास 10,000 की एक्स्ट्रा क्रेडिट बच रही है, सीजीएसटी हेड में भी 10,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट है और एसजीएसटी हेड में भी। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एसजीएसटी के लिए हम 10,000 एसजीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे 10,000 लिख दें और यहाँ पे 5,000 ले लें? ऐसा कर सकते हैं क्या? सीजीएसटी का हम 5,000 क्रेडिट यूज करें, एसजीएसटी का पूरा यूज करें? ऐसा नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि देखो ये आईजीएसटी जो है इसकी लायबिलिटी आप सेट ऑफ कर रहे हो। आईजीएसटी किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दोनों एक ही गवर्नमेंट का है, तो पहले कहती है गवर्नमेंट भैया तुम सबसे पहले तो अपने हेड से यूज करो सीजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करो। आईजीएसटी का अगर खत्म हो जाए तो पहले देखो कि सीजीएसटी के पास पड़ा है, अगर नहीं पड़ा होगा तब फिर सीजीएसटी एसजीएसटी के पास जाना। पहले तुम्हें अपने ही दूसरे खाते में देखना है। ये कलेक्शन भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, एसजीएसटी सीजीएसटी। तो भैया तुम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाले खाते में देखो उसमें कुछ क्रेडिट बचा है, अगर बचा है तो पहले पूरा उसको यूज करो। अगर वो खत्म हो जाए तब तुम दूसरे का यूज करोगे। तो यहाँ पे खत्म हो चुका था, 10,000 एक्सेस क्रेडिट था। अगर यहाँ पे 15,000 20,000 इसके पास बचा होता, हम एसजीएसटी 1 रुपये भी यूज नहीं करते। तो ये इस क्वेश्चन का निचोड़ था। यहाँ पे आप देखोगे तो वही बातें यहाँ लिखी हुई है। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन के अंदर खास करके एसजीएसटी या यूटीजीएसटी शुड बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के लिए कब कर सकते हो यूटीजीएसटी या एसजीएसटी का यूज? जबकि ओनली आफ्टर सीजीएसटी हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड, जब वो खत्म हो चुका हो तभी आप दूसरे का यूज करोगे। इसके बाद बात करते हैं फंड ट्रांसफर की बात। फंड ट्रांसफर का मतलब होता है कि एसजीएसटी फंड ट्रांसफर के लिए आप ना एक एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है ना वो करवा देता हूँ फटाफट से, मेरे को टाइम का भी ध्यान रखना है। अब ये स्टेट 1 का पर्सन है ये एक्स, और स्टेट 1 के ही पर्सन को बेच रहा है। एक्स ने ए को बेचा, दोनों स्टेट 1 के हैं। ट्रांजेक्शन क्या है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी लग गया 900, एसजीएसटी हो गया 900, ठीक है। स्टेट 1 का ये डीलर था, ये डीलर है, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर नहीं है, ये आगे बेचेगा। अब इसने बेच दिया। यहाँ पे स्टेट 1 का जो ए था उसने स्टेट 2 को बेचा है, यानी ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी आपने 12,000 में सामान बेचा तो 2160 रुपये टैक्स चार्ज कर लिया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट को जमा कराने जाएगा तो माइनस कर लेगा क्रेडिट को। क्रेडिट क्या माइनस करेगा? 900 सीजीएसटी से सेट ऑफ करेगा, 900 एसजीएसटी से 1800 कर लिया, तो 360 रुपये शायद बच रहा है ना, वो कैश पे करेगा। 360 है ना, 360 रुपये उसने कैश में जमा कर दिया। अब एक बात बताओ, आईजीएसटी लगाया, इसने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट 1 के पास पहले क्या था? तो हमने जब पहला ट्रांजैक्शन हुआ तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, यानी हमने स्टेट 1 को सारा पैसा दे दिया। टैक्स के नाम पे जो पैसे कलेक्ट हुए हमने स्टेट 1 को दे दिया। अब एक्चुअल में फाइनल कंजम्पशन तो स्टेट 1 के अंदर हुआ नहीं, वो गुड्स मूव होकर दूसरे स्टेट चला गया। तो अब ये पैसा लॉजिकली स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, स्टेट 2 के गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो अब क्या होगा? जब हमने आईजीएसटी चार्ज करा और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए सीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज किया, अब ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा, स्टेट गवर्नमेंट 1 के पास जो पैसा चला गया था, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करेगी दूसरे गवर्नमेंट को? बिल्कुल, यही तो लॉजिक है कि गवर्नमेंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है हमारा। तो यहाँ पे स्टेट 1 स्टेट 2 को फंड ट्रांसफर कर देगी उतना। स्टेट 1 जितना क्रेडिट लेकर टैक्स लेकर के बैठा हुआ था, 900 टैक्स कलेक्ट किया था, तो ये 900 विल ट्रांसफर
SGST credit of ₹900 in the payment of IGST to the central government। ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, क्योंकि वो बेसिकली IGST आपने पे करा ना, उस IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो आप क्या करते हो, तो सिर्फ क्रेडिट का आप यूटिलाइज करके खत्म करते हो, पर बैकएंड पे ट्रांसफर कैसे होता है पैसा, तो SGST स्टेट 1 ने जो कलेक्ट किया था वो फिर IGST के खाते में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जमा करा दिया। अब आप कहोगे कि वो तो बेसिकली होना किसका चाहिए, स्टेट 2 का, तो स्टेट 2 का ही होगा। ये क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस IGST को पोर्टली खोल करके आधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करा देती है। अब ये थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे क्या हो गया, स्टेट 2 का जो ये पर्सन है ये स्टेट 2 के अंदर ही बेच दिया सामान को, तो यहाँ पे CGST प्लस SGST लग जाएगा 1296, और वो ITC यूज करेगा 2160 जो उसने ऑलरेडी टैक्सेज पे कर रखे थे। 2160 जब उसने यूज कर लिया तो बाकी नेट उसने कैश कितना जमा कराया, 432 वो गवर्नमेंट को जमा कराया। इस बार वो कौन सा टैक्स पे करेगा, CGST प्लस SGST। अब देखो शुरुआत से हुआ क्या, पहला ट्रांजेक्शन में रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, 900 CGST SGST लगा था। उसके बाद एक्चुअल 2160 जब बना तो 360 उसे कैश पे करने पड़े थे IGST हेड में, ठीक है, IGST का ट्रांजेक्शन था ना वो, तो वो CGST की 900 का क्रेडिट यूज किया, 900 का क्रेडिट यहाँ यूज किया, और बाकी उसने 360 सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में भेज दिया था। अब स्टेट 1 जो कि 900 रुपये लेके बैठा हुआ था, इसका तो हुआ नहीं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट हो गया, वो दूसरे स्टेट में चला गया, तो इसके पास से तो 900 रुपये चले जाएंगे, तो इसके पास से 900 रुपये माइनस हो गया, तो इसके पास आज के डेट पे क्या बचा है, स्टेट 1 में कोई ट्रांजेक्शन रहा ही नहीं, तो जीरो बच गया। 900 ट्रांसफर करके उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन IGST थी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब इसने 432 रुपये जब उसने टैक्सेज पे करे 1296 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2160 का क्रेडिट उसने यूज किया, तो पहले तो उसने IGST का क्रेडिट यूज कर लिया फॉर द पेमेंट ऑफ CGST की लाइबिलिटी। उसके बाद बाकी के लिए उसने 864 यूज करा, और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में 432 रुपये SGST पे करते वक्त उसकी IGST की क्रेडिट खत्म हो गई, 432 रुपये उसके पास और एक्सेस पे करना था, उसने स्टेट गवर्नमेंट को 432 दे दिया। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 432 ही मिलेगा, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू है 2160 रुपये, लास्ट ट्रांजेक्शन 2160 का हुआ ना, लाइबिलिटी 2160 आई है, थर्ड ट्रांजेक्शन में 2160 आई है, तो 2160 का आधा से स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। सारे पैसे लेके कौन बैठा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 2160 का आधा कितना होएगा, 1296। 1296 में जितना इसका 50% बनेगा, 1296 बेसिकली 50% बनेगा, 2160 का 50% है ना ये, तो ये हमारे पास 864 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट को ट्रांसफर कर देती है। स्टेट के पास टोटल पैसे कितने आ गए, 1296, सेंटर के पास भी 864 जब ये ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास भी 1296 बचेगा। तो लॉजिकली होना भी यही चाहिए था, और यही एग्जाम्पल भी था, आप चाहो तो दोबारा देख लेना। इसके बाद GST कॉमन पोर्टल की बात करी जाती है। हमारे को एक रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था GST के लिए, GST के लिए फॉर द पर्पस ऑफ बेसिकली जो अभी मैंने ये वाला एग्जांपल लिया ना, इस IGST को ट्रांसफर करने के लिए और कौन सा स्टेट किसको कितना ट्रांसफर करेगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए एक रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। तो गवर्नमेंट लेके आई एक GST पोर्टल, जिसका वेबसाइट है www.gst.gov.in, और ये काम तो एफिशिएंटली करता ही है, साथ के साथ ये रिटर्न फाइलिंग भी आप यहाँ कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी यहीं कर सकते हो, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप आजकल नोटिस भी आते हैं, मैचिंग मिसमैचिंग सब कुछ इसी पोर्टल के थ्रू हो सकता है। और ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन जिसे कहते हैं ना, ये वही है। और ये एक बिल्कुल सेक्शन 8 कंपनी एक्ट की तरह काम करता है। और इसको बनाया कौन है पोर्टल को, तो इन्फोसिस बना के चलती है। आज के डेट पे इन्फोसिस ने इस कंपनी को बनाया। तो ये बेसिकली क्या है, तो इसकी फंक्शन अगर देखोगे तो रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, यानी कौन से स्टेट को कितना फंड देना है वो चीज़ तो ये करता ही है। इसके अलावा वेबसाइट का वो दे रखा है, और ये सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम करती है, ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। इसके फंक्शन क्या है, तो आप सारे काम बेसिकली कर सकते हो।
रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉरवर्ड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट, मैचिंग मिसमैचिंग, एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करना, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। किसी का आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर डाल करके वो चीज़ चेक कर सकते हो उसके बारे में आप। इसके लिए बात है कि ई वे बिल के लिए हमारे पास एक अलग सा वेबसाइट है। सिमिलरली हमारे पास ई इन्वॉइसिंग के लिए अलग से वेबसाइट है। जब हम इन्वॉइसिंग चैप्टर करेंगे तो वहाँ देखेंगे ज़्यादा डिटेल्स में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक अमेंडमेंट है इसकी वैल्यू में, टर्नओवर क्या होना चाहिए। ई इन्वॉइसिंग की लिमिट चेक करने के लिए टर्नओवर जो है अभी 10 करोड़ हो चुका है 1 अक्टूबर 2022 से। तो ये आप ज़रा ध्यान देना, 10 करोड़ की लिमिट लगेगी। 2017-18 के बाद किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर पिछले साल तक अगर 10 करोड़ है तो फिर ये लिमिट लग जाएगी। जीएसपी एएसपी क्या होते हैं, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आईटी कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जीएसपी की तरह काम करेंगे, यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की तरह काम करेंगे। छोटे छोटे बिजनेस है जिनको अपना रिटर्न फाइल करना समझ नहीं आता, कैसे करूँ ना करूँ, तो इन्होंने जीएसटी नेटवर्क और जो जीएसटी की पोर्टल थी www.gst.gov.in और टैक्स पेयर के बीच एक और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने, एक प्रोवाइड करी है एडिशनल फैसिलिटी। अगर आपको चाहिए तो यूज करो, नहीं चाहिए तो ना करो। आप खुद से रिटर्न फाइल कर सकते हो तो वहाँ जाके करो, इनके थ्रू करा सकते हो, इनके थ्रू भी करा सकते हो। तो ये सारे काम बेसिकली वो वाले कर देंगे, जैसे कि, और ये रोल बेस्ड एक्सेस भी देते हैं कि किसको क्या काम देना है, यानी रिटर्न फाइल कौन से लॉगिन से आप कर सकते हो, रिफंड क्लेम करना है तो किसी और लॉगिन से कर सकते हो। इस तरीके के रोल बेस्ड एक्सेस भी देते हैं ये जीएसपी वाले। यहाँ पे आप इन्वॉइसिंग के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए वगैरह वगैरह दे सकते हो, और सारे काम वो करता है जो बेसिकली आप जीएसटी पोर्टल से कर रहे हो। तो ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ये एक एडिशनल चैनल है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एएसपी भी सिमिलर है, बस आपके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जो भी आप वो यूज कर रहे हो एसएपी, उसके अंदर इंटीग्रेट होकर के ये एएसपी काम करता है। आगे चलते कंपेंसेशन से, तो कुछ देखो, जीएसटी में सारे स्टेट्स आने के लिए राजी नहीं थे। उनका स्टेट का ऑलरेडी वैट कलेक्शन था, तो स्टेट को डर था कहीं मेरा रेवेन्यू कम ना हो जाए जीएसटी मानने की वजह से। तो गवर्नमेंट ने एक एश्योरेंस दी कि आपको अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उसके ऊपर भी सर्टेन ग्रोथ मैं देखता हूँ, उस ग्रोथ को ऐड करने के बाद जितनी रेवेन्यू बनेगी, अगर उससे कम रेवेन्यू होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। पैसा किस बात कहाँ से लेके आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक सेस लगा दिया कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कार वगैरह हो गए, और सिन प्रोडक्ट्स, सिन मतलब पापी प्रोडक्ट्स, जैसे कि टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड बेवरेजेज, लीकर, इन सब चीज़ों के ऊपर सेस लगाती है गवर्नमेंट। और वो सेस से जो कलेक्शन होता है वो यूज किया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू स्टेट्स। अच्छा, ये पहले 5 साल के लिए आया था, अब याद रखना ये 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया जा चुका है इसको। शुरुआत में ही सिर्फ 5 साल के लिए आया था। आज के डेट पे देखोगे तो आप टैक्सेस क्या क्या प्रिवेल करते हैं पुराने वाले, या फिर अभी भी क्या क्या लग रहे हैं। देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जब आप चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के पर्व्यू से बाहर है, उसको बाहर रखा गया है क्योंकि यहाँ पे वैट की कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, देखो उसके मैन्युफैक्चर के ऊपर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और उसको बेचने के ऊपर लगता है वैट और सीएसटी, यानी पुराने टैक्सेज आज भी लग रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की भयानक कमाई होती है। आपको पता है लीकर वगैरह में सबसे ज़्यादा कमाई है, टैक्सेज सबसे ज़्यादा होते हैं, 500, 600, 800% टैक्स है। तो गवर्नमेंट अगर जीएसटी में इसको ले आएगी तो सिर्फ 40% तक आप ले सकते हो। आपने चार्जिंग सेक्शन अगर याद करो 9 सबसेक्शन 1, वहाँ पे बोलता है एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, सीजीएसटी में लिखा हुआ है। यही बात एसजीएसटी में भी लिखा है, दोनों में अगर 20+20 है तो 40, आईजीएसटी में 40 लिखा होता है। तो 40% मैक्सिमम टैक्स लगा सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट आराम से 600, 700% टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट इसको जीएसटी के दायरे से बाहर न रखना चाहती थी, कोई भी स्टेट लाने के लिए राजी नहीं था। हर स्टेट का इसमें कमाई बहुत है। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर आज भी लगती है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। अल्कोहलिक लिकर अगर यूज हो रहा है मेडिकल यूज के लिए या फिर कोई टॉयलेट प्रिपरेटरी यूज के लिए तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। बट अगर इंसान के मदिरा पान के योग्य है तो फिर आपके पास पुराने टैक्सेस ही लगेंगे। पेट्रोल क्रूड की बात करें तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कमाई होती है, तो इनको भी बाहर रखा गया। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हो जाते हैं, तो पेट्रोलियम क्रूड यानी कच्चा तेल, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एविएशन के अंदर यूज होते हैं, हवाई जहाज वगैरह के अंदर जो यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उनको भी बाहर रखा गया है जीएसटी से। उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, देखो, जब क्रूड ऑयल, क्रूड कच्चे तेल को हम कन्वर्ट करते हैं यानी उसको मैन्युफैक्चरिंग का रूप देते हैं तो उसके अंदर
सेंटर की एक्साइज ड्यूटी लगती है। यहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी था वैट और स्टेट एक्साइज ड्यूटी था लीकर के केस में। लेकिन पेट्रोलियम क्रूड और इन सब चीज़ों के जो अल्कोहल 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी और वैट लगेगा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट या फिर सीएसटी अगर इंटरस्टेट केस है तो। टोबैको के ऊपर टोबैको दोनों जगह है। बेसिकली टोबैको पुराने टैक्स के अंदर भी रह गया और नए में भी आ गया। टोबैको के ऊपर आपके दोनों टैक्सेस लग जाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्टेड टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पहले लग रहा था वो भी लगता है। उसके बाद है ओपीएम इंडियन हेम्प की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग जाता है। यानी आप देखो लीकर और चरस गांजा ये दोनों स्टेट का मैटर है, तो एक से स्टेट एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है। रियल एस्टेट सेक्टर को आपको पता है शेड्यूल 3 से बाहर कर दिया गया है। कंप्लीटेड लैंड तो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, बिल्डिंग जो कंप्लीटेड हो चुकी है उसकी सेल शेड्यूल 3 से बाहर है, वो उसको न तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, तो वहाँ पे बाहर रखा गया है। टैक्सेस सब्ज्यूम जीएसटी की बात अगर करें तो कौन कौन से खत्म हो चुके हैं, तो आप एक बार के लिए देख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल अथॉरिटीज लगाती हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती थी खत्म हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल अथॉरिटीज लगाती हैं वो आज भी प्रिवेल करता है। सेंट्रल टैक्सेस जो पहले लगा करते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गया। जैसे आपने देखा अभी कि डीजल ऑयल पेट्रोल पे क्या लगता है, आज भी लगते हैं पुराने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो वो चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के। सर्विस टैक्स तो किसी चीज़ के ऊपर है ही नहीं, सर्विस टैक्स तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, नेस्त नाबूद। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल यूज या फिर टॉयलेट प्रिपरेटरी एक्ट के तहत अगर यूज हो रहा है तो वो आज भी वो खत्म हो चुका है। सीवीडी और स्पेशल एसवीडी क्या होता था, सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये पहले टैक्स लगा करती थी जब हम बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के बराबर का एक टैक्स लगाया जाता था। अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो मैं थोड़ा सा भगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। स्पेशल सीवीडी सिमिलरली वैट वगैरह के ऊपर सेल्स टैक्स के बराबर का हम एक टैक्स लगाया करते थे, इसको बोलते हैं स्पेशल सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हुआ करती थी। इंपोर्ट के केस में लगता था दोनों। सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सीएसटी हमने ऊपर देखा ये खत्म हो चुका। ये हालांकि कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करती थी, ये लॉ सिर्फ बनाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएसटी की बात कर रहा हूँ। फिर कोई भी सरचार्जेज वगैरह हैं जो फिर गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड हैं वो सेपरेट खत्म हो गए। सेंट्रल सरचार्जेज थे, फिर स्टेट सरचार्जेज जो फिर गुड्स या सर्विस से रिलेटेड है खत्म हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो चुका, लेकिन एक्सेप्ट दो लेविड बाई लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है वो आज भी जिंदा है। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग खत्म हो चुका है, मतलब पुराने टैक्सेज नहीं लगते, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आपको पता है शेड्यूल 3 में बाहर कर दिया है एक्सनेबल क्लेम को, लेकिन एक्सनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग और गुड्स की डेफिनेशन के अंदर भी स्पेसिफिकली एक्सनेबल क्लेम को गुड्स बोलते हैं और इसको गुड्स मान करके टैक्स लगाया जाता है, ये आज भी जीएसटी में है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग शेड्यूल 3 हालांकि एक्सनेबल क्लेम, बाकी सारे एक्सनेबल क्लेम को बाहर कर दिया एक्सेप्ट दिस 3। एंट्री टैक्सेज हो गए, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट सब खत्म हो चुका है। अब बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी की अगर बात करें तो हमारे पास देखो ये अलग अलग कैटेगरी में करा है, ये प्योरली थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यूनिफाइड नेशनल मार्केट किस तरीके से, तो सारे के पूरी इकोनॉमी के अंदर आपका एक ही टैक्स लग रहा है, सबके रेट्स और प्रोसीजर लगभग सेम हो चुके हैं, तो इस वजह से ये यूनिफाइड की बात करते हैं। मेक टू बोस्ट टू मेक इन इंडिया, इसका क्या लेना देना है ना कि सारी चीज़ें बेसिकली हो गया कि पहले कैस्केडिंग जो इफेक्ट हुआ करता था, आप सोच के देखो कैस्केडिंग क्या काम करता है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से आपको पिछले टैक्स की क्रेडिट नहीं मिली, उस टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लग जाते हैं बाकी टैक्सेज, तो क्या होता है कि सामान का प्राइस महंगा होता चला गया। महंगा हो जाएगा तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे, बाकी दुनिया भर से कैसे कॉम्पीट करोगे, आपको अपने प्रोडक्ट सस्ते रखने पड़ेंगे। अब चाइनीज प्रोडक्ट देख रहे हो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका रीजन ये है कि वो कॉम्पिटिटिव, उसकी प्राइसिंग इतनी कम होती है वो कहीं भी बेच देते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट मेक इन इंडिया को यहाँ से बूस्ट मिलता है क्योंकि हम प्राइस कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं धीरे धीरे, और प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा तो आपके पास एक्सपोर्ट करेंगे आप दूसरे देशों में, क्योंकि आपके बाकी कंट्रीज की अपेक्षाकृत अगर आपका कॉस्ट सस्ता होगा तो आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ की मार्केट आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हो, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तो आप क्या होगा, आपको लोग भी ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली प्रॉफिट तो होना ही होना है, तो आप बहुत सारे लोग हायर करते हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो आप तो पूरी इकोनॉमी को एक साथ हेल्प कर ही रहे हो, साथ के साथ
जब आपका बिजनेस इतना बढ़ेगा तो लोग आपके अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे, तो आपके लिए बेसिकली तीनों चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फॉरेन भी आएंगे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक होंगे वो भी आपके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगा कंट्री का और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये सब नॉर्मल बातें अंदर लिखी हुई है। सबका रिलेवेंस यही है कि कॉम्पिटिटिव होगी आपका प्रोडक्ट तो आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेज, और फिर सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के लिए भी आसान है एडमिनिस्ट्रेट करना, कि पहले इतने सारे टैक्सेस थे, पता ही नहीं चलता हमें कौन सा टैक्स किसके ऊपर लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब क्या है कि सब चीज़ें तो कॉमन हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, रिफंड ऑफ टैक्सेस, सब चीज़ें यूनिफॉर्म एक तरीके से चलता है, तो सबको प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी। एक साथ काम करते, एक ही काम आप बार बार कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी। ऑटोमेटेड प्रोसीजर हो चुका है, पहले आपको सर्विस टैक्स रिटर्न है या फिर सेंट्रल एक्साइज, तो वो सारी चीज़ें आपको जा करके मैनुअली रिटर्न फाइल करना होता था, रिटर्न इतने इतने मोटे जाके पेजेस जमा करने होते थे। अब वो सब खत्म, सब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी gst.gov.in के ऊपर आपको सारा काम करना होता है, तो प्योरली कंप्यूटराइज हो चुका है चीज़ें। फिर रिडक्शन इन कंप्लाइंसेज कॉस्ट, ऑब्वियसली अब कंप्लाइंस कम हो जाएगा तो कंप्लाइंस का कॉस्ट भी कम होएगा। बेनिफिट्स टू, ये सारे नॉर्मल सब पॉइंट्स से देख लेना खुद ही। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं नीचे, पर क्या आपके लिए सारे पढ़ने जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपके पास एक आर्टिकल आता है, 4 आर्टिकल बेसिकली आपके काम की चीज़ है, ये 4 मैंने डाले हुए हैं, 246A, 269A, 279A और 366। एक और है 246। 246 क्या था कि हमारे पास वो 7 शेड्यूल है जो बताता है, आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल जो कि कहता है कि हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट है, किस 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 मैटर पे कौन टैक्स बना सकता है, टैक्स कानून कौन बना सकता है। तो जो जो आइटम्स लिखे होंगे सेंट्रल यूनियन लिस्ट के अंदर, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जिन जिन मैटर्स का जिक्र किया होगा स्टेट लिस्ट के अंदर, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बना के चलती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हो, दोनों के पास पावर होती है टैक्सेस के लॉज बनाने की। इसके बावजूद हमें 246A की जरूरत पड़ी, यहाँ पे संविधान में बदलाव किया गया, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं उसे। तो अमेंडमेंट आया 101, 101, 101वां शोधन, संशोधन कहेंगे, शोधन कहेंगे, पता नहीं। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट है 2016। उसके तहत हम एक एंट्री इंसर्ट करते, बहुत सारे चेंजेस करे गए बेसिकली आर्टिकल्स के अंदर, जो पुराने एक्ट्स थे उसके अंदर चेंज करने की जरूरत पड़ी। पुराने एक्ट्स नहीं, पुराने एक्ट्स जितने बने हुए थे उसका जिक्र था संविधान के अंदर, एक नया एक्ट आ रहा है तो उसका भी जिक्र होगा हर जगह, तो हर जगह किया गया, पर वो रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट जो कि उसके क्रियान्वयन से रिलेटेड है वो हम आपको करा के चलेंगे, वो ही रेलिवेंट है आज के डेट पे। 246 है, 269 है, 366 और 279 कैपिटल ए। 246 ए मतलब पहले तो हम जानते हैं कि संविधान में जरूरत क्यों पड़ी थी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले तो मल्टीपल टैक्सेस था, उनको कंबाइन करना है एक जगह पे। एक ऐसा हम टैक्स ला रहे थे जो सारे टैक्सेस को कंबाइन करके एक जगह पे लेके आ रहे थे। उसके अलावा एक ऐसे एंट्री पावर की जरूरत थी जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ टैक्स लगा सके। उसके लिए हम लेके आते हैं संविधान में संशोधन किया और हम लेके आए एक नया आर्टिकल 246A। तो ये बातें लिखी हुई थी कि जरूरत क्यों पड़ी थी हमें। और कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट है, मैं इसका डिटेल ही कर लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने की चेंजेस लिख रखे हैं, यहाँ नीचे डिटेल में दे रखा है तो मैं डिटेल से ही करूँगा। की डिटेल्स की बात, की चेंजेस इन डिटेल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये चीज, ये याद रखना 246A। 246A आर्टिकल नया आया जो कि पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को CGST और SGST लगाने की पावर देता है। यानी पार्लियामेंट कौन? तो लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने के लिए, और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट मतलब हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? तो विधानसभा की। स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, LA कर देता हूं मैं इसको, एलेज, हर स्टेट की, ऑफ एवरी स्टेट यानी हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, आप एक टैक्स बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इसके तहत कौन सा पावर यूज करके कौन सा एक्ट बनाया, तो CGST। इसके तहत यूज करके बनाया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने SGST। हर स्टेट अपना अपना बनाती है। इसके अलावा जब ट्रांजैक्शन IGST हो तो फिर वहां पे IGST लगेगी, और IGST लगाने की सोलो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। IGST कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट करने के बाद हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पैसों को, तो इसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसके अलावा 5 नेचुरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, वो GST में अभी नहीं आएगा, ये भी यहाँ पे लिख के चल दिया है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर GST लगाया जाएगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। वो हम बात की बात है, अभी नहीं। आज के डेट पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमने आपको गिनवाए थे, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर GST लगाया जाएगा बाद में, अभी नहीं लगता है। इसके अलावा 248 काम करने हैं। 269 कैपिटल ए, ये बात करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में बात करता है लेवी और कलेक्शन। तो वो ऑब्वियसली हमने ऊपर देख ही लिया कि इसका पावर किसके पास है भैया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कानून बनाने का। कानून बनाने के बाद लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके प्रोसीजर यहाँ दे रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और बांटेगी, अपोर्शन करेगी उसमें 50-50 किसको, तो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें दे रखी है जो फंड ट्रांसफर से रिलेटेड है, जो हमने एक फंड ट्रांसफर का एक एग्जाम्पल भी करा था, वो उसी चीज़ का यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन कौन बनाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली IGST का एक्ट का मैटर है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कानून बना के चलेगी। थ्री 366 जो मैंने आपको बोला था, ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या था, 366 में ना बेसिकली GST की डेफिनेशन दे रखी है, GST क्या है। 366 क्लॉज 12A आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 366 याद हो वही काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन दे रखी है, सर्विस टैक्स की डेफिनेशन दे रखी है, GST की डेफिनेशन है। तो GST क्या है भैया, अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बात खत्म। एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ये बातें वहाँ लिखी हुई है। फिर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है। तो सर्विस का मतलब क्या, गुड्स का मतलब क्या, सबसे पहले तो गुड्स का मतलब ऑलरेडी हमने देखा हुआ है और हम आगे देखेंगे सप्लाई चैप्टर जब कर रहे होंगे। तो गुड्स का मतलब क्या था भैया, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास वगैरह जो भी था, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई। तो यानी लगभग कहा जाए तो एवरी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, वो गुड्स है। और जो गुड्स नहीं है वो सारे सर्विस हैं, लेकिन मनी और सिक्योरिटी सर्विस नहीं है, मनी और सिक्योरिटी को तो सर्विस भी नहीं मानते। तो लेकिन हम डिटेल में उस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अच्छा, सबसे मेन जो चीज़ है ना इस चैप्टर का, वो है आर्टिकल 279 कैपिटल ए। ये बात करता है GST काउंसिल की। GST काउंसिल में 3 लोग होते हैं। पहले तो हम देखते हैं, आपके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके अंदर, यही एक रेलिवेंट है। ये टॉपिक में कोई खास रेलिवेंस नहीं था, बट यही एक पॉइंट है जो थोड़ा सा रेलिवेंस का है। आपके पास यहाँ पे आर्टिकल आते हैं 279 कैपिटल ए, जो की बात करता है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और फंक्शन क्या है इसका, ये पूछा जा सकता है। और हो सकता है कभी कुछ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ और डाल दे कि कोरम कितना चाहिए या पावर कितनी होती है, तो ऐसा चीज़ पूछ सकते हैं। पर कई बार लिखने को हो सकता है कि 4 नंबर का ब्रीफ अबाउट GST काउंसिल मीटिंग पूछ ले, तो आप लिखोगे क्या चीज़ें, खास चीज़ तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। GST काउंसिल के अंदर एक तो बैठेंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है निर्मला सीतारमन जी, तो वो बैठेंगी, वो होंगी चेयरमैन। ये हो गई निर्मला सीतारमन जी, और ये रिप्रेजेंट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यही चेयरमैन भी होते हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक और बैठते हैं, ये भी एक यूनियन मिनिस्टर हैं, ये बस सहयोगी हैं। इनका काम है, इनका पद होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं इनको, स्टेट फाइनेंस। पर होते ही यूनियन है, मतलब स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट मत जाना, इसको कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। तो ये बस सहयोगी होते हैं। इनका वोट कितना माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वोट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी सारे 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है।
जो हमने ऊपर देखा, तो तीनों मिलाकर के हो जाएंगे 31। 31 वोट इनके होते हैं, एक वोट माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के वोट होती है। इतने लोग मिल करके ये बनाते हैं। ये हो गए चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग 31 लोगों में से आपस में ही किसी एक को बना देते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चांसलर नहीं, वीसी, वाइस चेयरमैन खुद ही नियुक्त कर लेते हैं कि सर्टेन पीरियड के लिए ये आपस में किसी को एक बना देते हैं वाइस चेयरमैन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बताया था वो है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, तो स्टेट किसी को भी नियुक्त कर सकता है। जनरली होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के, कई बार कोई किसी और मंत्री को भी बना सकते हैं, वो किसी को भी बना सकते हैं। तो वो है कि फाइनेंस या टैक्सेशन का हो या एनी अदर, जिसको भी नोटिफाई कर दिया वो हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो फंक्शंस इनके होंगे, बेसिकली आप सारे काम देखोगे तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के थ्रू ही होता है। स्टेट बॉडीज, ट्रेड बॉडीज जाती है जो रिकमेंड करती है कि हमें ये चीज़ों में दिक्कत आ रही है, आप इसके ऊपर जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन करो। तो काउंसिल मीटिंग में उस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है और सहमति बन जाती है। सहमति बनने का मतलब हो गया 75% और मोर का अगर वहाँ पे वोटिंग हो गया इन फेवर ऑफ दैट चेंज, कुछ भी बदलाव करना हो उस बदलाव के फेवर में 75% और मोर अगर वोट आ जाता है तो उसको हम आगे रिकमेंड कर देते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जाके आपने अपने कानून में संशोधन कर लो, बदलाव करो, और फिर वो बन जाता है, लॉ का पार्ट बन जाता है। या फिर अगर कुछ चीज़ें रेट वगैरह चेंज करनी है तो रेट नोटिफाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे टैक्स या सेस है, कौन 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 से टैक्सेज हैं पुराने जो आज भी जिंदा है, हमें अब ख़त्म किया जा सकता है या नहीं, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकती है इन चीज़ों के ऊपर, जिनको सब्ज्यूम किया जा सकता है जीएसटी के अंदर, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूटीज़ क्या होते हैं या किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। किसी गुड्स को एग्जेम्प्ट करना है या सर्विस को एग्जेम्प्ट करना है या नहीं करना है, या किसी को ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है तो उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, उन चीज़ों के ऊपर। थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाना या घटाना है, उन चीज़ों के ऊपर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे भी वो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ही देगा। रेट्स में कोई चेंजेस करने हैं वो भी करेगा। स्पेशल रेट लगाना है किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मान लो कहीं बाढ़ वाढ़ आ गया तो बाढ़ के लिए सेस लगा सकते हैं, फ्लड सेस वगैरह लगा सकते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा कहाँ पे, जीएसटी काउंसिल के ऊपर। स्पेशल प्रोविजन अगर लेके आना है किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, देखो सी एंटर के अंदर तो कोई क्वेश्चन भी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम पूछे, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो जाते हैं आपके पास। इसमें सारे 7 सिस्टर्स हो जाएंगे, ऊपर से और कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो गए, जैसे कि सिक्किम हो गया आपके पास, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और एक और आएगा, एक और जम्मू एंड कश्मीर। 4 हो गए ना, 4 बाहर वाले और बाकी 7 सिस्टर्स, तो 11 स्टेट यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आता है। उसके रिलेटेड अगर कुछ कानून में बदलाव करना है तो वो भी जीएसटी काउंसिल में जा सकता है, और एनी अदर मैटर किसी भी कारण से भी जा सकते हो आप जीएसटी काउंसिल के अंदर। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपको रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर को चेंज करना हो, मैनर ऑफ पेमेंट जो होता है, पेमेंट किस तरीके से करना, अगर उसके अंदर कुछ और चीज़ें चेंज करनी हो तो वो सब चीज़ें भी, सारी चीज़ें बेसिकली चेंज कहाँ से होती है, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल के, वो सारे रिकमेंड कर सकता है हर टॉपिक के ऊपर। अच्छा, कोरम मीटिंग होगा कैसे, तो कोरम तब होगा जब 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। 50% यानी वन हाफ वर्ड यूज करना, 50% यूज मत करना। 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कोरम कंप्लीट माना जाएगा। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो वोट तो एक होता है, लेकिन उस वोट की कीमत 1/3 होती है, 33.33% उस वोट के वेट होता है उसके अंदर। बाकी सारे स्टेट्स के अपने अपने एक एक वोट होते हैं, टोटल मिला के 31 वोट होते हैं, लेकिन उनका टोटल वेट जो है वो सिर्फ 2/3 है। इसका मतलब क्या है इस बात का, तो इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे 12% किसी चीज़ के ऊपर रेट है, हम उसको घटाना चाह रहे हैं, 5% पे लेके आते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि 75% और मोर इन फेवर ऑफ दिस चेंज वोट होने चाहिए। टोटल मेंबर्स हमारे पास मान लेते हैं कि उस दिन उपस्थित मेंबर से 29 में से एक तो होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का एक गिनती होता है, बाकी 31 स्टेट्स के अंदर 28 यहाँ पे आए हुए हैं, 1 + 28 है, ठीक है। इस एक ने मान लो फेवर में वोट कर दिया, इन फेवर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेवर में वोट किया, हाँ ठीक है, 12 से 5 की जरूरत है, 12 से 5 हम कर देते हैं, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट अगर पड़ गया यानी 33% उसका वेट है। स्टेट गवर्नमेंट में से मान लो 28 थे ना, 28 में से
25 ने इन फेवर वोट किया, 3 ने कहा नहीं नहीं इसकी बदलाव की जरूरत नहीं है, यानी 25 ने वोट कर दिया इन फेवर। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 25 वोट यानी कितने परसेंट आपका फेवर में वोट पड़ा। तो 25/28 इंटू 100, 28 लोग, ये 28 होगा, यहाँ पे ध्यान रखना 29 मत कर देना, यहाँ पे 28, यानी स्टेट के पास टोटल कितने नंबर थे, उसमें से कितनों ने फेवर में वोट किया। तो 28 इंटू 25 इंटू 100/28, ये आ गया आपके पास, एक परसेंटेज निकल गया सर्टेन, जो भी आएगा 79-80% आएगा। कितना आएगा ये 25, 89% आ गया, 89% फेवर में वोट आ गया। लेकिन इस 89 का वेट कितना है, सिर्फ 2/3, तो इसका 89 इंटू 2/3 कर दो, आपके पास आ जाएगा 59.5, ये हो गया स्टेट का वेट। टोटल मिला करके 92.85% वोट मिल चुके हैं इन फेवर, यानी 75% या उससे ज़्यादा है तो ये पास हो जाएगा, यानी इसके ऊपर रिकमेंडेशन आगे चली जाएगी। तो यही जीएसटी काउंसिल का काम होता है, ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली याद रख लेना थोड़ा सा। उसके बाद हाँ, किन किन कारणों से, सिर्फ और सिर्फ इन कारणों से इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कोई मेंबर नहीं आया या किसी ने गलती से किसी और को नियुक्त कर दिया जिसको नहीं करना चाहिए, तो इन सब टेक्निकल कारणों से आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आज का मीटिंग, इतने हाई प्रोफाइल लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं मीटिंग करने के लिए और अचानक से किसी छोटे मोटे कारण से ऐसा नहीं हो सकता कि हम मीटिंग ही ना कराएं, उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। यानी एनी वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, अगर कोई डिफेक्ट हो जाते हैं छोटे मोटे या कोई नहीं आया तो उस वजह से काउंसिल को रद्द हो गया ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, काउंसिल मीटिंग होएगी। डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर और काउंसिल और प्रोसीजरल कोई अगर चीज़ें आ जाती है तो उस वजह से नहीं हो जाएगी। इसके अलावा है जीएसटी काउंसिल सेल एस्टेब्लिश ए मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको एडजुडिकेट करने के लिए यानी उसको रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म भी सेट करेगी। ये करते ही आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। एक बात बता रहा हूँ, सीए इंटर वाले तो अभी रुक जाओ, 3 पॉइंट्स आपके छोटे छोटे हैं जो सीए इंटर से मैं करा देता हूँ, फाइनल वाले भी चाहे तो रुक सकते हैं वरना जा सकते हैं। सीए इंटर में गया मैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर, आपके पास स्पेशल 3 पॉइंट क्या क्या आ जाते हैं, देखो यहाँ से जेनेसिस ऑफ टैक्सेज, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड ऑफ जीएसटी, ये सब आपने ऑलरेडी किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो अभी तक हमने करा है सब आपने कर लिया। ये 2 पॉइंटर्स हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं, देख लेते हैं। अब बैकग्राउंड मतलब टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, टैक्स क्या है, तो टैक्स इज ए वॉलेंट्री पेमेंट तो है नहीं कि कोई फ्री में करना चाहता है, ये कंपलसरी एक लेवी ऑफ मनी है जो आपको देना होता है, ठीक है। टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल पेज टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, यानी जो भी है और देते तो आप कंपलसरी हो, वॉलेंट्री पेमेंट नहीं है टैक्स, या डोनेशन भी नहीं है, आप किसी एक्ट के अंदर तहत जा करके कंपलसरी पेमेंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। इसके बाद टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि जिसकी जेब से जा रहा है वही गवर्नमेंट को एक्चुअली जमा करा रहा है, द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एक्चुअली बियर्स दैट टैक्स कंपोनेंट, तो वो बियर भी करता है खुद। इनडायरेक्ट टैक्सेज में क्या है, तो जो गवर्नमेंट को जमा करा है ही इज नॉट टेकिंग द ओनर्स ऑफ, ही इज पेइंग टू द गवर्नमेंट बट ही इज नॉट बर्डनिंग हिमसेल्फ विद द टैक्स अमाउंट, वो बर्डन किसी और को शिफ्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेज में आप किसी और से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हो, जैसे अगर मैं अगर फी कोट करता हूँ आपको, मान लो ट्यूशन फी, तो आप ट्यूशन फी प्लस जीएसटी मुझे देते हो, ट्यूशन फी तो मेरे जेब में चला जाता है, जीएसटी जो मुझे देते हो मैं गवर्नमेंट को जमा करा देता हूँ, तो आपकी जेब से गया गवर्नमेंट तक चला गया, बीच में मैं सिर्फ बिचौलिया था, मीडिएटर। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो सरकार को जमा करा रहा है, डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस, उसका इंसिडेंस भी वही खुद ही बियर करता है। यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है वो बियर करता है, क्योंकि हर कोई शिफ्ट कर देता है एक दूसरे के ऊपर टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज के अंदर। उसके बाद प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रेसिव का मतलब है डायरेक्ट टैक्स, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट आपके लिए बढ़ता चला जाता है, जो हम देखते हैं 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर है तो 5%, 10%, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर मान लो ये फ़ोन, अगर फ़ोन किसी को खरीदना है तो वो अंबानी खरीद रहे हो चाहे एक नॉर्मल आदमी खरीदेगा तो रेट एक ही देगा, हर किसी के लिए 18% जीएसटी है तो सबके लिए 18% है, वहाँ पे टैक्स इंसान की कमाई के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा है, ये जीएसटी की बात नहीं कर रहा। तो एक तो सबसे पहला हो ही गया कि एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है बहुत बड़ा, यानी मोर देन 50% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेज इज
फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेज। आज की डेट पे अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम भी आते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से गवर्नमेंट का कलेक्शन अप्रोक्सीमेटली हर महीने 1,40,000 करोड़ के आसपास है। उसके अलावा टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज की अगर बात करें, टैक्स किस चीज़ के ऊपर लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स तो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर तो लगता नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन मतलब हर कोई बर्डन शिफ्ट कर देता है दूसरे के ऊपर। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब हो गया, अगर आप फोन खरीदने जाते हो आपको फोन का प्राइस बताया जाता है 18,000, आपको पता भी नहीं चलता कि आपसे टैक्स लिया जा रहा है। अगर आपको बोले कि 15,000 दाम है, जब पे करने लगो तो बोले 18,000, तो आपको लगेगा अरे यार 3,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, बट वो वहाँ पे आपको फील नहीं होता, क्योंकि आप जो चीज़ खरीदने जाते हो, बिस्किट खरीदते हो 10 रुपये वाला, वो पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी जीएसटी भी पे कर रहे हो उसके साथ, तो आपको पिंच महसूस नहीं होता है। इन्फ्लेशनरी नेचर का मतलब है जैसे पेट्रोल डीजल है, अगर पेट्रोल डीजल के अंदर आप प्राइसेस को ट्विक कर दो, थोड़ा सा बढ़ा देते हो, तो आप सोचो कि पूरी इकोनॉमी में सब जगह पेट्रोल डीजल यूज होता है और हर चीज़ महंगा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइसेज भी महंगी होती चली जाएगी। तो इस वजह से इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी नेचर होता है इनडायरेक्ट टैक्सेज। अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो हर चीज़ के ऊपर वो इम्पैक्ट कर देता है। वाइडर टैक्स बेस का मतलब होता है, टैक्स बेस का मतलब हो गया इनकम टैक्स आज के डेट पे बहुत कम लोग पे कर रहे होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेज हर कोई पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। आप हर किसी को कपड़े जूते घड़ी पेन तो चाहिए ना, मोबाइल फ़ोन चाहिए, आज के डेट पे हर कोई डेटा यूज़ कर रहा है मोबाइल इंटरनेट चलाने के लिए, तो हर कोई टैक्स पे कर रहा है। ऑलमोस्ट किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट को टैक्सेज कलेक्ट होते चले जा रहे हैं। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का इन्होंने क्या एग्जांपल लिया भाई, कि हम सिंग प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा सेस वगैरह लगाते हैं, टैक्सेस हाई रहता है, तो जैसे सिगरेट, टोबैको, तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा सेस लगता है तो लोग सुधर जाते हैं, कम करते हैं इन सब चीज़ों का कंजम्पशन। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, और करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट का वेलफेयर जरूर होता है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है। रिग्रेसिव इन नेचर हमने ऑब्वियसली ऊपर देख ही लिया था कि हर किसी के लिए वो बराबर होता है। जेनेसिस ऑफ जीएसटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका सी एंटर सी ए फाइनल दोनों के लिए पहला डिवीजन लेक्चर खत्म होता है। अगली बार से हर किसी के लिए सी एंटर सी ए फाइनल के लिए सेपरेट लेक्चर आया करेंगे, ये पहला लेक्चर दोनों के लिए कॉमन था। आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके पास इस तरीके के बेहतरीन रिविजनरी कंटेंट फ्रॉम आईसीआई मटेरियल आता रहेगा। अभी के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर।